आदरणीय पायलट साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे सारे छत्तीसगढ़ के नेतागण, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और आदरणीय आए हुए कोने कोने से हमारे छत्तीसगढ़ के सारे साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, 3 दिन से राहुल जी ने सारा उड़ीसा उधर से लेके हमारा जो बॉर्डर है, झारखंड के बॉर्डर से लेके छत्तीसगढ़ तक जो दौरा लगाए हैं, उसमें सारा उड़ीसा को एक मैसेज देके गए। केवल उड़ीसा नहीं, सारा हिंदुस्तान को ये मैसेज चला गया कि आने वाले जो 2024 चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में देंगे। कहा गया ये सब, ये सारे लोगों को पता चल गया है। राहुल तूफान वाला लग गया है, आने वाला हो गया है। हर एक एक करके एक राज हो के आज 8-9 स्टेट कंप्लीट करके जो आ चुके हैं। जिस गांधी परिवार से महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक लड़ाई करके देश की एकता अखंडता को बचाया, इस परिवार ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, दो परिवार इस देश की एकता के लिए कुर्बानी कर चुके हैं। उसी पीढ़ी से आए राहुल और जीत के जाएंगे चारों तरफ से। बाई चांस हम लोग हार गए यहाँ छत्तीसगढ़ में, सारा उम्मीद था सबको, पूरा हिंदुस्तान में कि छत्तीसगढ़ पहले जीत के जाएगा बोल के, थोड़ा इधर भाजपा वाला इधर उधर करके इधर उधर मोनोपोली करके जीत गए। ठीक है, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन आने वाले जो चुनाव, इसमें छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। आपके पड़ोस में हम रहते हैं उड़ीसा में, मैं उड़ीसा के वासियों की तरफ से आपको भी याद दिलाता हूं, आने वाले जो 2024 होगा, उड़ीसा में भी हम सरकार बनेंगे राहुल जी का नेतृत्व में। सेंटर में भी बनेगा, केंद्र में जो भाजपा सरकार है उसको हमको भगाना होगा, नहीं तो गरीब आदमी लोगों का यहाँ रहने का मुश्किल हो जाएगा। A to Z जो कुछ भी किया है आज तक, खाली सपना दिखा रहे, भारतवासी को बड़ा बड़ा सपना दिखा रहा है ये मोदी साहब। ना भाजपा, ना काम, ना धाम, जय श्री राम, कोई काम नहीं, धाम नहीं, गरीबों के लिए चिंता नहीं, फिक्र नहीं। चारों तरफ से इस तरह पड़े हुए हैं सारा हिंदुस्तान का लोग, इस तरह को जो डाउन करके रख दिया है पिछड़े वर्ग लोगों को, आदिवासी को, दलित लोगों को, उनको जवाब देना होगा। सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। राहुल जी का नेतृत्व में आगे वाले 2024 में सेंटर में सुनिश्चित कांग्रेस का सरकार बनेगा, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आज से आप लोग को बोल देता हूं, आप लोग का शक्ति कांग्रेस का शक्ति है। आप एक एक कांग्रेस कर्मी, हमारा ये भाजपा को तो मंत्री के साथ बराबर भी नहीं है। ये भाजपा जो मंत्री है, हमारा एक कांग्रेस कर्मी उनको मुकाबला कर सकता है। बाकी नेताओं को तो बाद में बात का बात है। बात हमारा एक कर्मी उनको भगा देगा भाजपा का, और जो है इसीलिए ना भाजपा, इसीलिए पहले दिन से बोल दिया था, ना काम ना धाम, जय श्री राम। आने वाले पीढ़ी जो आ रहे हैं, नौजवानों को लेके, सारे लोगों को लेके अभी जो आप लड़ाई करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी ने, ये केवल अकेले गांधी परिवार के लिए नहीं, उनके लिए लड़ाई, न्याय का लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, जो राजनीतिक लड़ाई करेंगे, इनके लिए जो लड़ रहे हैं उनके साथ हम साथ हैं। उड़ीसा के प्रवासी जो मौका दिया गया, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और राहुल गांधी जी ने इतना टाइम दिया वहां उड़ीसा में, 2-3 दिन तक हमारा पर जो से बधाई देता हूं, प्रभार प्रकट करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद शरद पटनायक जी। जी, मैं आदरणीय राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो पटनायक जी, छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेता, इंचार्जेस, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग?
बढ़िया। तो एक साल पहले हमने यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। वे शांत हो जाए आप। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले, और उस यात्रा का लक्ष्य बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा का माहौल बना रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत खूबसूरत नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये लाइन कांग्रेस की विचारधारा को बहुत गहराई से किसी को भी समझा देती है। वो नफरत का बाजार खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं। वो हिंसा के बाजार चलाते हैं, हम अहिंसा की दुकानें चलाते हैं। तो जब हमने ये यात्रा खत्म की तो बहुत सारे लोग आए, उड़ीसा से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए। उन्होंने कहा देखिए आपने साउथ से नॉर्थ कर दिया, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा। आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हुए, बात एक्सेप्ट की, और मणिपुर से महाराष्ट्र तक हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। और इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया, न्याय शब्द जोड़ दिया। क्योंकि पहली यात्रा में हमें दिखा कि देश में बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेशों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हमें पता लगा, साफ पता लगा कि अन्याय और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती है। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। दूसरा, सामाजिक अन्याय। कल उड़ीसा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आप हर भाषण में कह रहे हो कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा। तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है,
जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? कहते हैं हां जी पूछिए। मैंने कहा ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े? नेशनल मीडिया में कितने अखबारों के मालिक पिछड़े वर्ग के हैं? कितने मालिक दलित वर्ग के हैं? कितने मालिक आदिवासी वर्ग के हैं? मैंने उससे पूछा, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो मैंने उनसे कहा देखिए 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमने निकाले थे 2011 में वो नरेंद्र मोदी ने पब्लिक नहीं किए, मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। तो मैंने उनसे पूछा भैया आप मुझे अब आप बताओ, अगर 73% को कुछ मिलेगा नहीं, उनकी आवाज ना मीडिया में है, ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े 200 कॉर्पोरेट में है, ना पीएमओ में है, ना 90 ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनमें है, ना किसी प्राइवेट अस्पताल के मालिक ओबीसी या दलित या आदिवासी वर्ग से नहीं आते, कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तो इनके हाथों में है, तो भारत कैसे जुड़ सकता है? 73% को आप कुछ नहीं दे रहे हो, उनको भूखा मार रहे हो। तो सबसे पहले यह पता लगाना है भैया ये हैं कौन, कितने हैं, और इस देश में धन कैसे बटा है। मैं आपको बता सकता हूं कि 200 कॉर्पोरेट्स में से मैंने आंकड़े निकाले हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उनमें से 3 ओबीसी हैं, 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। उसके बाद जर्नलिस्ट चुप हो गया। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। 73% ये हुए, उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं। यह नहीं है कि इस देश में गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है, मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे, मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा। उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा।
अब मोदी जी कहते हैं, अब मजे की बात सुनो, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जाति जनगणना की बात उठा रहा है। में कहा नहीं है, वो ठीक है, 200 सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ओबीसी नहीं है तो ठीक है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो ओबीसी है, पार्लियामेंट में बोला। अब मजे की बात सुनिए, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ दो हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। आपने सुना, भाषण सुना उनका, यह बात सुनी ना कि देश में सिर्फ दो जात हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अगर सिर्फ अमीर और गरीब जाते हैं हिंदुस्तान में तो आप ओबीसी कैसे बन गए? और दूसरा सवाल, और भाइयों और बहनों यह सच है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी की जात है, मेरे पास यहां पे फोन पे नोट है, मैं अभी ये पढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में, ठीक है। ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के घांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं। इस देश में अलग हजारों जात हैं, और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसी सामाजिक न्याय का पहला कदम है, और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है, 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक खिलाफ, दूसरा महिलाओं के खिलाफ, और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको चोट पहुंचाता है। आपके यहां जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि अदानी जी को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है, एक के बाद एक। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सारा का सारा माल उनको दिया जा रहा है। ये आपका है, आपकी पूंजी है, आपके बच्चों का भविष्य है ये। और नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा आपका धन पकड़ा रहा है।
आपसे, आप जीएसटी देते हो, आपकी जेब से निकलता है, सीधा उनकी जेब में जाता है। तो यह है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य। आप सब यहां आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में 7-8 घंटे हम एक साथ रहेंगे, चलेंगे। जो भी आपके दिल में है आप हमें बताइए। हम आपकी समस्या, आपकी मुश्किलें यहां सुनने आए हैं। 15 मिनट, उसके बाद शाम को हम भाषण करेंगे। जो आपके दिल में है वो देश के सामने हम रखने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं अब सीएलपी लीडर आदरणीय चरणदास महंत जी से आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन करता हूं। आज के भारत के युवा हृदय सम्राट श्रद्धेय राहुल जी, आप छत्तीसगढ़ में पधारे। उड़ीसा से भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ अपने आशीर्वाद और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद छत्तीसगढ़ को वितरित करने के लिए आए हैं। मैं आपका छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ आपकी यात्रा आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, भाई भूपेश बघेल के नेतृत्व में, भाई दीपक भाई के नेतृत्व में हम लोग आपको इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। आज समय में कुछ परिवर्तन हुआ, उसके कारण हमें अफसोस है और मैं चाहूँगा कि आने वाला यात्रा में आप सब उन दुखियों को मिलेंगे, उन प्राणियों को मिलेंगे जो तरस रहे हैं आज अडानी से अपने छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। यहाँ पर अडानी इस छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए बैठा हुआ है, वो आने वाले समय आपको मिलेगा। आज हमारे पुराने अध्यक्ष भाई निरंजन पटनायक जी आए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ। भाई शरद पटनायक जी आए हैं, अध्यक्ष महोदय, उनका मैं आदर करता हूँ। वो यहाँ पर आपको लेके पहुँचे। आपके भाई अजय कुमार जी हमारे महामंत्री वहाँ के आए हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। और वहाँ के सीएलपी लीडर नरेंद्र सिंह मिश्रा जी आए हैं। इन सब के प्रति मैं बहुत बहुत सम्मान प्रकट करता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं। साथ ही वो जगन्नाथ जी की यात्रा में आप सब शामिल होकर यहाँ तक उसके प्रसाद को छोड़ने आए हैं। आपने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आपने देखा यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। अब ये यात्रा यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को, श्रमिकों को, महिलाओं को और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय दिलाएगा। आपकी यात्रा छत्तीसगढ़ में सफल होगी और आप सब, हम सब मिलकर देखेंगे कि ये यात्रा का जो अंतिम रिजल्ट है, एक अन्यायी आदमी को इस देश से भगाकर हम सबको सुखद और भविष्य में बेहतर जिंदगी देगा। इसी आशा के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब आए, उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन की अनुमति चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करूंगा कि 11 तारीख को राहुल जी पद यात्रा करते हुए रायगढ़ से निकलेंगे। आप सबको बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय। काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले हर सुबह पे है ताले।
लुट गया। गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सबके शिवास साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक।